अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम दैट इज इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहली चीज़ कि नोजिया एंड वॉमिटिंग आर द कॉमन सिम्टम्स इन अर्ली प्रेगनेंसी और तकरीबन जो 50% प्रेग्नेंट फीमेल को अफेक्ट करता है। नोजिया वॉमिटिंग 5th एंड 6th वीक्स जेस्टेशन पर मोस्टली स्टार्ट होता है। तो नोजिया और वॉमिटिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 50% फीमेल्स इससे अफेक्ट होती हैं। लेकिन हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम जो है वो रेयर होता है बट ये लीथल होता है। इसमें एक ऐसे सिनेरियो आता है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिकॉज हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम 5th to 6th वीक पर स्टार्ट होता है, 9 वीक्स पर ये पीक पर पहुंचता है और रिजॉल्व हो जाता है एट 20 वीक्स एंड लेटर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिनेरियो में गिवन होगा और लिखा होगा कि पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग है और पेशेंट का मार्क्ड वेट लॉस हो गया है जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग हो गई है, देयर आर कीटोन्स इन द यूरिन, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। और जब हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाए तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, ख़ास तौर पर क्या जिसमें हाइपोकैलीमिया है, हाइपोक्लोरेमिया है और उसको हम क्या बोलेंगे मेटाबॉलिक हाइपोक्लोरीमिक अल्कलोसिस। तो कोई भी वो 3-4 सिम्टम्स इकट्ठे लिख देंगे और मेन सिम्टम्स क्या है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग, मार्क्ड वेट लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ये 3 जो है करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं। और ट्राइमेस्टर कौन सा होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। तो ये आपने वर्ड्स नहीं भूलने। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि पेशेंट विल नॉट एबल टू स्वेलो द स्लाइवा। सो ये टिपिकल सिनेरियो है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम का। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम की? अगर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम हो तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, मैटरनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है जिसकी वजह से सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस होगी और थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक्स इनकेफेलोपैथी होती है। तो अक्सर ये भी एमसीक्यू आता है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम के साथ सीवियर कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, तो वो मोस्टली वर्निक्स इनकेफेलोपैथी के बारे में पूछते हैं, उसका ऑप्शन गिवन होता है। तो 2 सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक तो सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस और दूसरी वर्निक्स इनकेफेलोपैथी। वर्निक्स इनकेफेलोपैथी क्यों होगी? थायमीन की डेफिशिएंसी से। सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस क्यों होगी? ड्यू टू द हाइपोनेट्रीमिया। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी कौन से होंगे? अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये सिवियरिटी शो करेगा। इसके अलावा अगर थायराइड फंक्शंस एबनॉर्मल आ जाएं, यानी कि फ्री T4 का लेवल ज़्यादा हो जाए और TSH बिल्कुल ही सप्रेस हो जाए, वैसे भी प्रेगनेंसी में कम होता है और मज़ीद ये सप्रेस हो जाए तो ये सेवेरिटी शो करेगा। इसके अलावा अगर एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट आ जाए कि AST ALT रेज कर जाए, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो सेवेरिटी को शो करेगा। तो अगर किसी भी सिनेरियो में AST ALT रेज्ड है और पेशेंट को वॉमिटिंग और नोजिया है तो उसकी DD में आपने हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम भी सोचना है। अब है मैनेजमेंट। हमारे पास क्या क्या डीडीज़ हैं कि अगर किसी पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग है तो हमने रूल आउट करना है कि उसे यूटीआई तो नहीं है, हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं है, एडिसन्स डिजीज़ तो नहीं है, थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से तो नहीं हो रहा, कोलिसिस्टाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा। इसके अलावा हमने अल्ट्रासाउंड करना है ये चेक करने के लिए कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकती है। हमने चेक करना है कि मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, मोलर प्रेगनेंसी में भी हाइपरमेसिस हो सकता है। तो ये हमारे पास है डीडीज़। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग केस, राइट? हम इसको इंशाल्लाह लॉन्ग केस में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल रूल आउट दीज कंडीशंस अगर हम एक पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं जिसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम है। अब ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम के साथ एडमिट हो तो हम इन्वेस्टिगेशंस में कौन सी इन्वेस्टिगेशन सेंड करते हैं? हम यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, हम CBC चेक करते हैं, LFTs और TFTs हम उसके चेक करते हैं। जाहिर सी बात है अगर LFTs भी डिरेंज्ड हों, थायराइड फंक्शंस भी डिरेंज्ड हों तो वो डिजीज़ की सेवेरिटी शो करेंगे। इसके अलावा अगर डिजीज़ सीवियर होगी
तो क्या होगा कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी डिस्टर्बेंस होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं पेशेंट की डिज़ीज़ की सिविरिटी को जानने के लिए। इसके अलावा जो है हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है ये चेक करने के लिए कि मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब फ्लूइड थेरेपी आपने कौन सी देनी होती है, ये भी एमसीक्यू आता है। आपने 0.9% सेलाइन 1 लीटर और उसमें आपने ऐड करना होता है 20 to 40 मिलीमोल KCl। हम KCl क्यों इसमें ऐड करते हैं, बिकॉज इसमें पोटेशियम की कमी भी होती है और क्लोराइड की भी कमी होती है। इसके अलावा विटामिन थेरेपी में हम क्या देते हैं, हम इसमें थायमीन देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमेशा ही पूछा जाता है हर लेवल पर। थायमीन क्या है, विटामिन B1 है। तो ये भी आपको कंफ्यूज करते हैं कि हम कौन सा विटामिन देते हैं, या तो वो थायमीन का वर्ड डाल देंगे, थायमीन का मोस्टली आप लोगों को पता होता है इसलिए वो लिख देते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 ऑप्शन में होगा, विटामिन B6 ऑप्शन में होगा, तो आप कंफ्यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने B1 देना है, राइट। और बस आपने इतना ही याद करना है। और इसके अलावा अब एंटीमेटिक थेरेपी आप कौन सी देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू योर RCOG गाइडलाइंस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है उसे हम कहते हैं H1 एंटेगोनिस्ट, यानी एंटी हिस्टामीन आप देते हैं। उसमें साइक्लिजीन आता है और प्रोमेथाजीन आता है। तो ऑप्शन में वो अक्सर लिख देते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपरमेसिस ग्रेविडायरम है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो ऑप्शन में अक्सर आ जाता है H1 एंटेगोनिस्ट, या फिर आ जाता है साइक्लिजीन, या आ जाता है प्रोमेथाजीन। तो इन तमाम बातों का एक ही मतलब है और इसमें H2 एंटेगोनिस्ट का वर्ड नहीं होगा, राइट। तो H2 नहीं उसमें टिक लगाना, ये साइक्लिजीन और प्रोमेथाजीन H1 एंटेगोनिस्ट है। इसके अलावा जो साइक्लिजीन है ये आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देना। अगर हिस्ट्री PIH की हो और ऑप्शन में साइक्लिजीन भी हो और प्रोमेथाजीन भी हो, दोनों ही H1 एंटेगोनिस्ट हैं, तो आपने प्रोमेथाजीन को टिक लगाना है। वैसे उनकी ऑप्शंस में मोस्टली प्रोमेथाजीन ही होता है। तो सो यू शुड रिमेंबर दैट cyclizine and promethazine, these both are H1 antagonist, these are the first line drugs। और अक्सर वो कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपरमेसिस ग्रेविडायरम है तो आप क्या देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 होती है प्रोमेथाजीन प्लस B1, प्रोमेथाजीन प्लस B6। तो जाहिर सी बात है प्रोमेथाजीन प्लस B1 को आप टिक लगाएंगे। एक दफ़ा यू MCQ आया था कि पेशेंट को हाइपरमेसिस ग्रेविडायरम है तो आप पेशेंट को क्या देंगे। ऑप्शन नंबर A प्रोमेथाजीन, ऑप्शन नंबर B भी डिफरेंट थी, ऑप्शन नंबर C भी डिफरेंट थी, ऑप्शन नंबर D में था प्रोमेथाजीन प्लस विटामिन B6। तो देखिए B6 थायमीन B6 तो नहीं है, इसका मतलब है कि आप उस कॉम्बिनेशन को तो टिक नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने इस सिनेरियो को गौर से पढ़ना है। अगर उसमें लिखा हो कि प्रोमेथाजीन प्लस विटामिन B1 तो आप उसको टिक लगा दें, लेकिन अगर वो लिखें प्रोमेथाजीन प्लस विटामिन B6 तो B6 इज नॉट थायमीन, तो उसको फिर आपने टिक नहीं लगाना, फिर आपने अकेले प्रोमेथाजीन को टिक लगा देना है। अब सेकेंड लाइन ड्रग अगर पूछें कि कौन सी है तो मेटोक्लोप्रामाइड है, इसको आपने याद रखना है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और थर्ड लाइन अगर ट्रीटमेंट पूछें तो वो हमारे पास है ऑर्डेनसेट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने नाम याद नहीं करने बिकॉज गाइडलाइंस में 3 है। तो थर्ड लाइन हमारे पास है ऑर्डेनसेट्रॉन। अक्सर आप क्लिनिक्स पे देखेंगे तो ऑर्डेनसेट्रॉन पहले ही दे देते हैं, तो जो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है आप उसको थर्ड लाइन ही रहने दें। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि क्लेफ्ट लिप और कार्डिक डिफेक्ट दिखने में आए हैं, और अगर डिजीज़ बहुत सीवियर हो तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं। सो इन अ नटशेल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है कि आपने H1 एंटेगोनिस्ट देना होता है जिसमें आता है साइक्लिजीन और प्रोमेथाजीन। साइक्लिजीन जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट में आपने नहीं देनी। और सेकेंड लाइन में मेटोक्लोप्रामाइड है जिसका एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स आएंगे जो उसका साइड इफेक्ट है। थर्ड लाइन में ऑर्डेनसेट्रॉन है जिसके साइड इफेक्ट में देखने में आया है कि इट कैन कॉज क्लेफ्ट लिप एंड कार्डियक डिफेक्ट्स। और स्टीरॉइड्स हम सीवियर डिजीज़ में देते हैं। और कौन सा विटामिन हम देते हैं इसमें ताकि वर्नेक्स एनकेफेलोपैथी ना हो, दैट इज़ अ थायमीन, दैट इज़ विटामिन B1। तो अगर हाइपरमेसिस ग्रेविडायरम में कोई MCQ आ सकता है तो अगर वो देंगे तो सबसे पहले इसी स्लाइड में से देंगे। सो अगर आपने कुछ भी नहीं करना, इस स्लाइड को आपने नहीं छोड़ना। और ये वैसे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लाइंस ऐड की हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें आप डेक्सट्रोज
जो है फ्लूइड दे सकते हैं, वरना कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आए वो डायबिटिक नहीं है तो डेक्सट्रोज उसको फ्लूइड नहीं देना, क्योंकि वार्ड में डिफरेंट तरह की ड्रिप्स पड़ी होती हैं और आप तब कंफ्यूज होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अवॉइड करें डेक्सट्रोज कॉन्टेनिंग फ्लूइड्स। इसलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर डेक्सट्रोज आप देंगे तो वर्नेक्स एनकेफेलोपैथी जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकती है। बिकॉज सबसे ज़्यादा हम जो डरते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडारम में वो वर्नेक्स एनकेफेलोपैथी से डरते हैं, और ये क्यों होती है? थायमीन की डेफिशिएंसी से। इसीलिए इसकी प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं विटामिन B1। तो ये MCQ हमेशा ही आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पॉट टेस्ट क्या होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि आप वार्ड का राउंड करवा रहे हैं अपने सुपरवाइज़र को और एक बेड पर पेशेंट का आपने स्पॉट टेस्ट करना है, यानी ऑन द स्पॉट आपने बताना है कि डिजीज़ की सेवेरिटी को, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? तो हम उस वक़्त यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करेंगे, यानी कि यूरिन डिपस्टिक टेस्ट से हम कीटोन्स को चेक करेंगे। अगर कीटोन्स पॉजिटिव आ जाएँ, यानी कीटोन यूरिया आ जाए, इसका मतलब है कि डिजीज़ की सेवेरिटी ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये उसी वक्त बता देगा ऑन द स्पॉट। तो इट इज़ अ स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट पे आप क्या चेक करेंगे? कीटोन्स। तो ये भी MCQ पूछा जाता है। इसके अलावा अगर MCQ ये आया कि पेशेंट एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ, फैटीग के साथ एडमिट हुआ है, तो जब फैटीग का वर्ड आता है तो फैटीग मोस्टली होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। तो हमने सेंड करने होते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर वो पूछें कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन सबसे बेस्ट होती है, हमें भेजना चाहिए दैट आर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अक्सर ये भी पूछते हैं कि ये पेशेंट इरिटेबल है, उसको वॉमिटिंग हुई है। तो जो इरिटेबिलिटी का वर्ड होता है ना, वो मोस्टली ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ सोडियम की वजह से होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो मेन फीचर फैटीग आता है। ये भी पास्ट MCQs में था, इसीलिए इसको मैंने मेंशन किया है। तो आपने याद रखना है कि जब सोडियम की कमी होती है तो इरिटेबिलिटी, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, वो फीचर्स तो आएंगे। मोस्टली कौन सा वो वर्ड डालते हैं पूछने के लिए? इरिटेबिलिटी। और अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो कौन से मेन फीचर्स होंगे? कॉन्स्टिपेशन, फैटीग। तो उसमें फैटीग को आपने याद रखना है, ये इसके साथ मोस्टली एसोसिएटेड है। और हाइपरमेसिस ग्रेविडारम में क्या होगा? अल्कोलोसिस होगी। कौन सी? मेटाबॉलिक हाइपोक्लोरीमिक अल्कोलोसिस। इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स।